today I think someone had to present a case also. Who all had volunteered? Okay, I have to. Hi, ma'am. Me Satya Prakash, ma'am. Ma'am, I have to Nandani Satpathy case. You have to present Nandani Satpathy. Yes, ma'am. And Lalita Kumari, who is presenting? Lalita. Satya Prakash, are you ready today? Or Yes, ma'am. all right. And Prashant, which case were you presenting? Ma'am, Sakiri Vasu versus State of UP. Sakiri Vasu. And Tabish, you were presenting a case? Vinubhai Malviya. Yeah. So, and Prashant, are you ready? Yes, ma'am. Okay, very good. And Tabish, your presentation will be next week. So Prashant, we'll have one case presentation today. But before we start with the case presentation, I had received doubts about the evidentiary value of the FIR. So पहले हम उसको पढ़ेंगे and then we'll start with today's topic and we'll also have the presentation movie. Right? So, okay. We discussed FIR. कौन से provision के अंदर FIR होता है? 154 में मैडम। 154 154 के अंदर हम FIR लिखवाते हैं और FIR की एविडेंशियरी वैल्यू हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि सी देयर टू काइंड्स ऑफ एविडेंस। ठीक है, आपने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, अब उस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है, क्योंकि जब हम ट्रायल कर रहे हैं हम उस स्टेटमेंट को कितनी इंपॉर्टेंस देंगे टू रीच द जजमेंट, मतलब कि टू रीच अ कंक्लूजन एंड रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ जजमेंट। ठीक है, तो उसको हम कितनी वैल्यू देंगे। वेदर द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लुक एट इट इज कि वो एडमिसिबल है कि नहीं। द सेकेंड थिंग यू हैव टू लुक एट इट इज कि वो कितना रेलिवेंट है। कैन इट बी द सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन और कैन इट बी वन ऑफ द सर्कमस्टांसेस और वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच कैन वे इन और अगेंस्ट द फेवर ऑफ वन पार्टी। ठीक है, तो हम उसकी एडमिसिबिलिटी रेलेवेंस देखेंगे। हमने पढ़ा कि FIR as a piece of evidence is admissible or inadmissible? Admissible piece of evidence. It's an admissible piece of evidence. अच्छा, और ये admissibility और relevancy हम कौन सी लॉ के साथ, कौन सी लॉ में लिखी हुई है? Evidence Act में। एविडेंस एक्ट में। तो दिस इज बेसिकली वन एरिया ऑफ लॉ जिसमें हम CRPC और एविडेंस को, मतलब कि यू हैव टू रीड इट टुगेदर बिकॉज आप पूरा टॉपिक कवर नहीं कर सकते हो विदाउट रीडिंग दीज प्रोविजंस, राइट। तो देखो, सो राइट नाउ सो FIR इज एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस। फिर हमें उसकी रेलेवेंसी पढ़नी है। ठीक है, तो रेलेवेंसी में हमें ये देखना है कि वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है कि इट्स नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट इट कैन बी यूज्ड फॉर कोरॉबरेशन, कॉन्ट्रडिक्शन और अदर वेज, राइट। अब सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होगा? जिसके ओनली द सोल बेसिस पे किसी को कन्विक्ट या एक्विट किया जा सके, ओनली द सोल बेसिस उस एविडेंस के। एग्जैक्टली। तो जैसे कोई कई बार कन्फेशन कर देता है, मैजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कन्फेशन कर दिया, इफ द मैजिस्ट्रेट इज सैटिस्फाइड कि वो वॉलंटरली मेड था एंड इट वाज आउट ऑफ कॉन्ट्रिशन एंड गिल्ट, then that confession can be the sole basis for conviction. In some circumstances a dying declaration, क्या डाइंग डिक्लेरेशन पता है क्या होता है? व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन? सेक्शन 32 ऑफ 1 मैडम। डाइंग डिक्लेरेशन जो भी वो लास्ट स्टेटमेंट देता है डिसीज, मतलब मरने से पहले, और उसकी एडमिसिबिलिटी को बहुत सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है वो। हाँ, ठीक है। तो जैसे डाइंग डिक्लेरेशन, कन्फेशन, इन सम सर्कमस्टांसेस दे कैन बी अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, मतलब कि इनके बेसिस पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी को कन्विक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट अब आप देखोगे, हो सकता है आप कोई ऑनलाइन वीडियो देखे, तो ऑनलाइन वीडियो में वो शुरू ऐसे कर रहे हो कि दिस इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड दिस इज अ प्रोसीजरल पीस ऑफ एविडेंस। सब्सटैंटिव में ये वाली चीजें आ गई, कन्फेशन एंड ऑल, एंड प्रोसीजरल में आप भी, जैसे अगर आपको 145 के अंदर कॉन्ट्रडिक्ट करना है या 157 के अंदर कोरॉबरेट करना है, उस तरीके से आ गया। पर इसका मतलब उसके बाद व्हेन यू आर डूइंग द FIR पार्ट, तो उसका मतलब ये नहीं कि FIR इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। शुरू में जो आपने जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखा होगा उसमें आपको सिर्फ बता रहे हैं कि इस तरीके से दो तरह के एविडेंस हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने FIR को भी यही कहा हुआ है कि इट्स अ प्रोसीजरल पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, अब FIR का एक तो हमने दो तरीके से तो हमने पढ़ा कि एविडेंशियरी वैल्यू किस तरीके से हो सकती है। व्हाट आर द टू वेज जो हमने ऑलरेडी क्लास में कवर कर लिए हैं। How can FIR be used? We have
अभी तक from today's class we've established that FIR is an admissible piece of evidence and FIR is not a substantive piece of evidence, पर ऐसा नहीं है कि उसकी evidentiary value कुछ भी नहीं है. तो ट्रायल में हमने 2 sections एविडेंस एक्ट के पढ़े थे कि FIR को हम कैसे यूज कर सकते हैं. What are those 2 sections that we read about? एक तो हम उसको कोरोबरेट कर सकते हैं सेक्शन 157 में जाके और 145 में जाके उसे कॉन्ट्राडिक्ट करवा सकते हैं. ओके, वेरी गुड. हमने ये 2 तरीके से पढ़े. अब आई गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स जिस तरीके से हम एफआईआर को हम पढ़ सकते हैं और एफआईआर की हम और तरीके से हम उसको रेलेवेंट बना सकते हैं अपने ट्रायल में. जैसे कि व्हाट डज सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट सेज? रेस गेस्टाई. रेस जेस्टे. ओके, हाँ. सो I want someone to tell me what is res geste. And I want someone to tell me. Okay. Facts forming the same transaction. अगर वो सेम एक कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी साथ में चल रहा है, एक इंसिडेंट हुआ है और साथ में उसी इंसिडेंट के साथ साथ वो इंसिडेंट बंद नहीं होना चाहिए, एक कोलेटरल इंसिडेंट भी चल रहा है तो उसे हम लोग रेस गेस्टाई कहेंगे. इसलिए फैक्ट्स फॉर्मिंग द सेम ट्रांजैक्शन, वो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा दोनों इवेंट. Okay, very good. I want someone else to also give it a try. हमने एफआईआर वाले टॉपिक को सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस के एक्ट के साथ पढ़ना है क्योंकि एफआईआर की स्टेटमेंट को हम सेक्शन 6 के अंडर भी यूज कर सकते हैं. सो व्हाट इज सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट सेइंग? समवन एल्स आल्सो गिव इट अ ट्राई. Yes, ma'am. Ma'am, established that it's the facts which are related to the facts in issue and they form part of the same transaction. With reference to FIR, I presume that supposedly some incident occurred and soon after the police reached and some person informed to them. So it can be treated as an FIR and it is forming the part of the same transaction because the person was present there and soon after the incident he informed everything to the police. So maybe. Okay, very nice. So I'll give you 2 examples, guys. Now you need to tell me whether it is part of the same transaction or not. The first example is a sister finds her brother dead. She runs to the police station and writes a complaint, which is then converted to an FIR, and whether this is part of the same transaction or not. Secondly, there is a situation in which a person has been injured. Then the person is taken to the hospital. There is medical examination. Person interacts with several persons, and post that the police comes to the hospital and records her or his statement. Now, which one is a same transaction statement? Second वाला मैम. Ma'am, first one is the same. हाँ. अच्छा, now tell me why second वाला and why is first वाला? What are your logic for this? मैम फर्स्ट वाले में तो ट्रांजैक्शन एंड कर जाता है. जैसे वो मरा हुआ देख ली तो वो तो ट्रांजैक्शन वहां पे बंद हो गया. अगर वो मरा हुआ आदमी है और उसके बाद उसके हिसाब से इसने मारा तो उसने तो कहानी गढ़ रही, उसने तो देखा नहीं कुछ मेरे हिसाब से. और सेकंड वाले में वो तो ट्रांजैक्शन जब तक बंद नहीं होता है तब तक रेस गेस्टाई का कंसेप्ट होना चाहिए. अच्छा. एंड प्रशांत, व्हाट इज योर काउंटर टू दिस? Ma'am, my point was basically he was under the impression of that death and उसी impression में उसने जाके वो अपना statement दिया. तो मैम इस बेसिस पे मैंने बोला था अंदर इसकी फर्स्ट वाला होगा और सेकंड वाला नहीं होगा. ठीक है. ओके, who else? Jasmine, Simran, would you like to try? Ma'am, even I feel it is the first incident. The first one will be part of the same transaction. Okay. And Jasmine, शुरुआत में कि ये था आर वर्सेस बेडिंगफील्ड करके एक केस लॉ था जिसको बाद में ओवर उसमें था क्या कि जो भी 2 लोग अंदर रूम में थे वो बाहर आके बोली कि उसने मेरा गला काटा है तो उसे एडमिट नहीं किया गया था एज ए पीस ऑफ रेस गेस्टाई क्योंकि उसके हिसाब से जस्टिस को क्या थे तो उन्होंने बोला था ये एंड हो चुका ट्रांजैक्शन, तब वो आई. अगर वो उस समय होती तो ऐसा होता. ओके, यस. और फिर सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी था क्या कि वो आदमी जब उसको जब गोली मारा गया और फील्ड पे गिरा वो तो वो बोला कि भागो भागो या उसको सुनाई दिया गया तो उसके हिसाब से तो ऑपरेशन चलते रहना चाहिए. और जहां पे एक बार वो मर गया तो फिर तो ऑपरेशन बंद हो गया, इवेंट खत्म हो गया. फिर उसने देखा, उसने सोचा कि वो गोली मारा तो वो तो नया इवेंट हो गया ना मैडम. हाँ, but then इस सिचुएशन में इट्स अबाउट द सिस्टर हु फाउंड हर ब्रदर डेड
and then she runs to the police station. So the thing is going with the sister seeing her brother and then running to the police station. So that is the situation in the first case over here. Usme there is no, मतलब कि इसमें, and you can factually distinguish the two cases also. ठीक है, मैं भी हाँ, ये तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस हो गया कि उसने डेथ देखा लेकिन उस इवेंट को नहीं देखा कि डेड हो रहा है, इसने तो लास्ट में देखा कि वो डेड है, तो ये तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस हो गया मैडम। आप देख रहे हो, देखो आपने अभी हम एफआईआर का कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं, ठीक है। सो वी आर लुकिंग एट द एफआईआर कॉन्टेक्स्ट। एफआईआर इज समवन, कौन लिखवाता है, इज एन इन्फॉर्मेंट, ओके। सो इन दिस केस, इन द फर्स्ट केस दैट आई गिव यू, द सिस्टर इज एन इन्फॉर्मेंट। द सिस्टर इज सेइंग दैट सो एंड सो आई फाउंड माय ब्रदर डेड, दैट मींस अ क्राइम हैज बीन कमिटेड and she is reporting this information to the police, ठीक है। अब I am saying whether her statement is relevant under section 154 of the Evidence Act, ठीक है। तो 154 of the Criminal Procedure Code में it becomes an FIR. FIR is relevant under 145, 157. But in this case, not in every case, this is a fact specific case. In this case, the statement can also be relevant under section 6 of the Evidence Act, because section 6 of the Evidence Act says that if things are forming part of the same transaction and if you make a statement in spontaneity, in continuity with the same transaction, which is natural, you have no element of, you have you don't have any time to put in different this thing, you concoct a story, क्योंकि वो बिल्कुल एक spontaneously हो रहा है, it is being in continuity, then that statement will also be relevant under section 6 of the Evidence Act. तो इस situation में क्या होता है कि she sees her brother dead and she runs to the police station and she gives them a statement, ठीक है। So that becomes an FIR, but that statement also becomes relevant under section 6 of the Evidence Act. पर दूसरी वाली situation में क्या हो रहा है, this person is taken to the hospital में उनका medical examination हो रहा है, that person gets a chance to interact with different people, तो आपकी continuity टूट गई है, ठीक है। और आपकी स्टेटमेंट्स जो होगी वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, यू हैव टाइम टू हैव एन आफ्टर थॉट, तो वो चीज आपकी वो नहीं हो रही है। तो द सेकंड स्टेटमेंट विल नॉट बी, सेकंड स्टेटमेंट मे आल्सो बी एन एफआईआर, बिकॉज द victim might inform the police herself or himself ki so and so thing has happened, because when the police comes to the police station, when the police comes to the hospital, the victim tells about the incident to the police. So basically the victim becomes the first informant in this case. बट आपका वो रेस्ट जेस्चर में सेम ट्रांजैक्शन में नहीं होगी, बिकॉज आपने बहुत सारे लोगों के साथ तब तक इंटरेक्ट कर लिया है, तो स्पॉन्टेनिटी नहीं है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आफ्टर थॉट। इन द फर्स्ट केस वो कंटिन्यूटी में है, जैसे उसने देखा वो वैसी भागी, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था और लोगों से बात करने के लिए। शी रीच्ड द पुलिस स्टेशन एंड गॉट हर स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, सो देयरफॉर एन एफआईआर आल्सो बिकेम रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट। समझ गया मैम, स्पॉन्टेनियस नहीं था। सो दिस इज वन वे सी, सो दिस इज, अगर फैक्ट, अगर आपकी जैसे कई बार होगा आपको कोई दिया गया होगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन, उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे, राइट। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन देती है तो आपको ये भी बता सकते हो कि एफआईआर इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट। नाउ आई गिव यू अनदर एग्जांपल। कैन व्हाट डज सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट से? कंडक्ट ऑफ द इन्फॉर्मर या कंडक्ट ऑफ द पार्टी। ओके, and read out section 8 का explanation 1. Tabish, can you read out section 8 explanation 1? Yes ma'am. Section 8 का explanation 1. A is tried for the murder of B. Illustration है ma'am. Explanation. Explanation. The word conduct in this section does not include statements unless those statements accompany and explain acts other than statement. But this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this act. ठीक है, तो इसका जनरल रूल क्या हुआ? जनरल रूल क्या हुआ कि जो आपका कंडक्ट होता है, हम स्टेटमेंट को कभी कंडक्ट नहीं मानेंगे। तो जनरल रूल इज दैट, बट उसके बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोवाइजर टू दैट रूल व्हिच सेज कि बट इफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कंडक्ट or accompanies the conduct, then that statement becomes conduct and is therefore admissible and relevant under section 8 of the Evidence Act.
Now, how does FIR becomes relevant and admissible under Section 8 of the Evidence Act? अब आप इनमें से illustrations पढ़ोगे. इनमें से एक illustration ऐसी है which is saying that a girl gets ravished. ठीक है, a girl gets ravished and she tells the police, she goes to the police station and she informs them that such and such crime has been committed. So her going to the police station is conduct. And why she went to the police station? Then she's giving a statement explaining why she came to the police station. She's informing them that such and such crime has happened. So therefore, her statement, which is an FIR, also becomes relevant and admissible under Section 8 of the Evidence Act because it is a statement explaining her conduct under Section 8 of the Evidence Act. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद, but I'll give you another example. Suppose a woman got ravished and she started crying. Her mother asked her, why are you crying? And she confesses to her mother, she tells her mother that so and such thing happened to me. Now, this statement is not made to the police. So therefore, it is not an FIR. But at the same time, this is a statement which is explaining her conduct. Her conduct is that she's crying. And then she makes a statement to her mother, why is she crying? So therefore, that statement also becomes relevant under Section 8 of the Evidence Act, but it's not an FIR. But when the same statement is made to the police, that becomes an FIR and it also becomes relevant and admissible under Section 8 of the Evidence Act. ठीक है, so ये fact specific है. हर बार आपकी FIR will not be relevant under Section 6 या Section 8. हर बार नहीं होगा, but certain facts will allow you to use your statement also under these sections. ठीक है. Now FIR. Now this is the third part. Can an FIR be admissible under Section 21 of the Evidence Act? What is 21 of the Evidence Act? What is 21 of the Evidence Act? Ma'am, admissions against person making them. Read out the first part of 21, just the first part. Yes, ma'am. Admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest, except in the following cases. Okay, that's it. Okay, so basically, Section 21 talks about when one makes an admission. Okay, and these statements are also relevant. Okay, now I'll give you an example. Now suppose A kills B. Okay, once you kill B, you go to the police station and tell the police that I was in the same place as B on such and such time. Thereafter, C came on the crime scene and C killed B. Okay, so this is what A has reported to the police. Is there any admission on the part of A in this statement? Jasmine, do you think is there any admission on the part of A? Ma'am, I couldn't understand. Can you repeat? Sorry, Jasmine, you're not audible. Can you speak a little loudly? Hello, I'm audible now. Yeah. Hello. Yeah, better. Yeah, ma'am, can you please repeat that? I couldn't get that. Okay. Now the question is that A commits the murder of B. After committing the murder of B, A goes to the police station and he tells the police that I was with B at such and such place on such and such time. Then C came to that place and C stabbed B and B is now dead. So in such statement of A to the police, is there any admission on the part of A? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, he's admitting that he was present at the crime scene. Yes. Yes. Jasmine, you wanted to add something? Yes, ma'am, as he confirmed the place and time and that the C came and stabbed him. Yes. So this is not a confessional statement because confession statement may hota that he went to the police and said ki I have only killed B. Then that would be a confession. So this is not a confession, but it's an admission of some fact, So this is, although by such statement, A is exculpating himself. Exculpating in the sense कि आप अपने आप से liability, अपने आप से guilt हटा रहे हो. जो आप जिस तरीके से you are presenting, you are exculpating yourself, right? But at the same time, you are admitting
something or the other, such as that you are admitting that I was present at the crime scene when the murder was committed. So which means that subsequently, if there is other circumstantial evidence against you, suppose if the murder weapon is found and your fingerprint matches with the fingerprints on the murder weapon, that if there was another witness who may have seen the incident, then all these circumstantial evidence can actually, circumstantial and direct evidence can actually, through this evidence, you can actually be convicted also. एंड उनमें से एक चेन ऑफ एविडेंस क्या होगा, आपका खुद का एडमिशन कि आप उस टाइम पर क्राइम सीन पर प्रेजेंट थे. ठीक है. सो इन दिस केस, although you lodged an FIR to the police because you went to the police and you informed the police that such and such crime has taken place, but your statement is not only relevant under section 154, which makes it relevant under section 145 and 157 of the Evidence Act, it also becomes relevant under section 21 of the Evidence Act. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Now, what does section 27 of the Evidence Act says? Satya Prakash, what does 27 of the Evidence Act says? Okay. Ma'am, it basically says information received from accused, how much information is to be proved that is received from the accused. Simran, read out the first part of 27. Provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved. Right. So, if you give any confessional statement to the police, is it admissible? No, madam. No. It is hit by which section of the Evidence Act? 25, 24. Very good. Section 25 may, if you give any statement to the police in which you are inculpating yourself, that I committed the murder of so-and-so, I committed theft in such and such property, then that statement is hit by section 25 of the Evidence Act. If you give any statement to the, in police custody, is that admissible? Not, madam. No. वो then section 26 of the Evidence Act में चली जाती है. But if you give a statement to the police and if you give a confessional statement to the police, but in consequence of that statement, anything is discovered. So is that part of the statement in consequence of which discovery is made is relevant under section 27 of the Evidence Act. For example, A goes to the police station and A says that I have committed the murder of so-and-so. I have concealed the murder weapon in such and such place and I have concealed the dead body in such and such place. The police goes with this person and discovers the dead body and discovers the murder weapon. Therefore, so much of the statement that relates to discovery of the fact is relevant. So you will say that I committed the murder of so-and-so, वो relevant नहीं है, वो admissible ही नहीं है. Forget relevancy, it's not admissible piece of evidence because it is a confessional inculpatory statement made to the police, so it's hit by section 25-26. ठीक है? But that part of the statement where I say कि वो murder weapon वहां पर है और वो dead body वहां पर है, वो becomes relevant, admissible under section 27 of the Evidence Act क्योंकि उसके consequence में murder weapon और dead body मिला. ठीक है? So that becomes relevant. अब इस situation में क्या हो रहा है? That person is going to the police station and giving information of a crime. So that person becomes an informant and that person is the person who lodges an FIR. So such statement is relevant under section 154 of the Evidence Act. But then such person, but because any discovery is made in consequence of such statement, that statement is also relevant under section 27 of the Evidence Act. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, very good. And then lastly, okay, now iska logic should come from you. Okay, can a dying declaration? What is the relation between an FIR and dying declaration? तो कोई statement which is relevant as an FIR is also relevant as a dying declaration. वो कैसे होगा? What is the logic? Ma'am, a person lodge an FIR and soon after he dies. So that FIR becomes a dying declaration. Same was also held in Tapinder Singh versus State of Punjab. Yes. Right, because the same gets converted. See, once the person is injured,
the person gives information to the police that I was injured and such thing happened. So that because the person becomes an informant. Later on, the person succumbs to the injury. So therefore, that statement also becomes a dying declaration. So sometimes your FIR statement, which is given under section 154, जिसका relevancy is under section 145 and 157 of the Evidence Act, that statement becomes also relevant and admissible as a dying declaration under section 32 of the Evidence Act. ठीक है, तो ये 5 तरीके हो. हाँ, ये जो सेक्सुअल वायलेंस होता है उसमें तो 164 में सीआरपीसी में एडमिशंस मतलब ये क्या कहते हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, तो कोई ऐसा स्टेटमेंट जो 164 में रिकॉर्ड हुआ क्या उसे भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एफआईआर में आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोजेक्ट्रिक्स या कोई भी, अगर कोई महिला के साथ ऐसा होता है और उसका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 164 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, उसके बाद वो डेथ कर गई, तो वो क्या 164 का स्टेटमेंट एफआईआर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है कि वो अलग जो 164 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा महिला का स्टेटमेंट होगा, 164(5) में कन्फेशंस भी रिकॉर्ड होते हैं और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होती है. अब 164 क्लॉज 5 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा वो 154 से ही तो आया होगा. पहली इंफॉर्मेशन मिली होगी पुलिस को, फिर पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो जल्द से जल्द उसकी स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट से भी रिकॉर्ड करवा पाए, ताकि उसकी एविडेंशियली वैल्यू बढ़ जाती है ना जब वो मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करवाया होता है. नहीं मैं समझ गया, उसको मतलब एज ए स्टेटमेंट ही मानेंगे, उसके साथ ही हो जाएगा. हाँ, उसको एज ए हम स्टेटमेंट ही मांगेंगे. ठीक है, तो हमने ये 5 तरीके किए. इन 5 तरीकों में बेसिकली दिस इज वेरी फैक्ट स्पेसिफिक. हर बार आपकी एफआईआर कैन नॉट बी एडमिसिबल अंडर दीज प्रोविजंस, बट कई बार जब फैक्ट्स अलाउ एफआईआर कैन बी एडमिसिबल अंडर द सो एंड सो प्रोविजंस. हमने 5 तरीके से प्रोविजंस डिस्कस की. व्हाट आर दोस 5 प्रोविजंस दैट वी डिस्कस्ड इन व्हिच एफआईआर कैन बी एडमिसिबल? Ma'am, under section 145 and 157 for the purpose of contradiction and corroboration. Then, ma'am, under section 6 as res geste. Then under section 8 as a conduct. Then as an admission under section 21, as a dying declaration under section 32. And ma'am, lastly also under section 27. When it relates to something got discovered in lieu of the confession. And there is one more way. आप जब FIR को आप किस तरीके से आप यूज कर सकते हो. Now suppose this is the last way. Okay, so this is not an exhaustive list. मैंने आपको ऐसे लिस्ट दी है, पर कई बार हो सकता है कि फैक्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप किसी और सिचुएशन में भी FIR की स्टेटमेंट को किसी और प्रोविजन अंडर एविडेंस एक्ट भी यूज कर सकते हो. दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट, नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. तो मैं एक और एग्जांपल आपको दे रही हूँ. सपोज आपने FIR में एज एन इन्फॉर्मेंट आपने एक बात लिखवाई एंड वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर ली. देन ऑफ कोर्स FIR की कॉपीज क्या होती है, आप दोनों साइड्स को प्रोसिक्यूशन के पास होती है, डिफेंस को भी आप सप्लाई कर देते हो इंक्वायरी स्टेज पर. उसके बाद क्या होता है, सपोज नाउ दैट सेम पर्सन इन्फॉर्मेंट हु इज गिवन एन FIR comes during the trial and has to give any testimony before the court of law. अब जब वो टेस्टिफाई कर रहा होता है, हो सकता है उस बात इंसिडेंट में और जब तक उसकी टेस्टिमनी हो सकता है उस बात को थोड़ा टाइम लैग हो जाए. सो ही इज नॉट एबल टू रिकलेक्ट कि उसने एग्जैक्टली क्या क्या बात कही थी. सो देन आप कैन यू रिफ्रेश योर मेमोरी? सेक्शन 159 में मैडम. हाँ, सो तभी श्रीरा 159 ऑफ द एविडेंस एक्ट. uh, 159 refreshing memory. A witness may while under examination refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerning which he is questioned, or so soon afterwards that the court considered it likely that the transaction was at the time fresh in his memory. The witness may also refer to any such writing made by any other person and read by the witness within the time aforesaid if when he read it he knew it to be correct. Very good. And what does 160 say? Testimony to fact stated in the document mentioned in section 159. Read it out. A witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in section 159, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the document.
यस तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब एक विटनेस ने अब एक इन्फॉर्मेंट ने पहले एफआईआर लिखवा दी, फिर जब वो टेस्टिमनी देने के लिए कोर्ट में आता है, ही इज नॉट एबल टू रिकलेक्ट, सो टू रिफ्रेश हिज मेमोरी ही कैन रेफर टू अ राइटिंग जो पहले एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट आपने रिकॉर्ड की होगी, which can be in the form of FIR. So when you're using the FIR that way, it can also be used as a statement, मतलब कि it can also be used to refresh your memory. तो FIR under section 159, 160 भी relevant हो जाता है, admissible हो जाता है, to which is as a statement which the witness may use to refresh her or his memory. ठीक है, so this is another way in which FIR can be used. And I will repeat, this is not an illustrative, this is not an exhaustive list, this is only an illustrative list. हो सकता है कि आपको एग्जाम में या अपनी प्रैक्टिस में कोई और ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें द स्टेटमेंट ऑफ एफआईआर कैन बी यूज्ड इन अनदर प्रोविजन ऑफ द एविडेंस एक्ट. ठीक है, तो एफआईआर को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, दैट इज वन. पर जो स्टेटमेंट आप सेक्शन 161 में पुलिस को देते हो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन को, उसको आप यूज कर सकते हो इन तरीकों से? नो मैडम. क्यों नहीं कर सकते हो? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है. नहीं, बट एफआईआर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है. एफआईआर भी नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू मतलब रिलेवेंसी एडमिसिबिलिटी हाँ थोड़ा ज्यादा होता है. इसलिए नहीं होता है 1661 का स्टेटमेंट का उतना वैल्यू, क्या कि वो पुलिस के द्वारा लिखा जाता है और इसमें ओरली देना होता है. 161 में जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो ओरली दिया जाता है. इस पे सिग्नेचर ऑफ द इन्फॉर्मर या जो लोग फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जानते भी हैं जो लोग, उन्हें उनका सिग्नेचर भी लेना प्रोहिबिटेड है. तो ये पुलिस को दिया जाता है और अभी तक हमारा मतलब उतना विश्वास नहीं है पुलिस पे. दैट्स वाई हम उससे बस कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं. यस 145. तो सेक्शन 161 की स्टेटमेंट्स किस तरीके से यूज होती हैं वो सेक्शन 162 में लिखा है, और 162 में किस तरीके से यूज करना परमिसिबल है? What does section 162 say? Statements to police not to be signed, use of statements in evidence. हाँ, and how can they be used as evidence? वहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 162 में. Read out section. At the inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made. It's like an inquiry or trial. Read out the entire provision, Jasmine. उसमें लिखा हुआ है. 162(1) No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose, save in hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made, provided that when any witness is called for prosecution in such inquiry or trial, whose statement has been reduced into writing, as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 155 of the Indian Evidence Act, and when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred in his cross-examination. Okay. So what does it say? How can a 161 statement be used? For the purpose of contradicting under section 145. तो जब डिफेंस के पास वो स्टेटमेंट आई, द डिफेंस कैन से कि आपने पुलिस को तो डिफरेंट बात बोली थी और अब आप यहाँ पे आके डिफरेंट बात बोल रहे हो. Prosecution can also use that same witness which is given to the police under section 161, but only when the witness turns hostile. तो ये चीज मतलब कि आपने जब सेक्शन की लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, it can be used by the defense and in some limited cases by the prosecution. Prosecution कब करेगा? अपने ही विटनेस को प्रोसिक्यूशन कब कॉन्ट्रडिक्ट करेगा? जब हो सकता है कि विटनेस टर्न्स हॉस्टाइल, देन द प्रोसिक्यूशन में ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द 161 स्टेटमेंट एंड से आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो. तो 161 स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन टू द पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन is only used for the purpose mentioned in section 162. But a section 154 statement, which is also called an FIR, this statement is before investigation. Although FIR is also given to the police, but 154 statement जब दी जाती है, investigation has not started, right? Because उसके basis पे ही आप investigation start करते हो, because that's like a first information report. आप पुलिस को उस क्राइम के बारे में कहीं से पता नहीं था, जब किसी ने आके बताया तभी आपको उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली,
एंड उसके बाद ही यू आर गोइंग टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। तो जो आपकी FIR होती है उस स्टेटमेंट को आप बहुत तरीके से एज एविडेंस यूज कर सकते हो। वीव डिस्कस्ड इन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ वेज, but a section 161 statement which is also made to the police but it is made during investigation can only be used in the manner provided under section 162 of the Evidence Act। ठीक है? Yes, ma'am. Okay, so now quickly Satyaprakash, can you discuss Nandini Satpathy? Don't take too long, I'll give you 10 minutes because then we need to start with ओके मैम। ठीक है? ओके मैम। यस मैम, क्या हुआ था नंदिनी सतपथी और पीएल डानी केस में? मैम, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 161 क्लॉज 2 ऑफ CRPC। मैम, इसमें क्या हुआ था कि मतलब जब एपिलेंट को नंदिनी सतपथी जी को बुलाया गया इंट्रोगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कुछ क्वेश्चंस को जवाब देने के इंट्रोगेशन के समय में अपने। तो उसके लिए जो पुलिस ने उनके पर सेक्शन 179 IPC का चार्ज लगा दिया, जो कि मैम बोलता है कि रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज्ड टू क्वेश्चन। मैम, इसके लिए इस कंट्रोवर्सी में फिर जिसमें जजमेंट दिया गया और इसमें केस आगे गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया कि क्या एक एक्यूज्ड को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो राइट टू साइलेंट रह सकता है ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। और फिर मैम सेकंड क्वेश्चन ये आया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मैंने क्या ये जो आर्टिकल 23 ऐसे कोर्ट में है कि ये कोर्ट के बाहर एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी लागू कर सकते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए? और एक और क्वेश्चन ये है मैम 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? मैम, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू no one be compelled to be a witness against himself। तो मैम, इसमें ये फिर एक और क्वेश्चन ये आता है फिर कि क्या 179 में जो पर्सन है वो इनोसेंट पर्सन भी इसमें ये बोल सकते हैं कि मगर राइट टू साइलेंट है कि एक्यूज्ड, ये दोनों पर्सन क्या वही पर्सन है? कहीं भी विटनेस एज अ विटनेस और एज अ एक्यूज्ड क्या दोनों वही पर्सन, एनी पर्सन लिखा हुआ है, तो क्या एनी पर्सन में विटनेस और एक्यूज्ड दोनों आते हैं? ये क्वेश्चन आया। और क्या 179 में मेंस रिया नेसेसरी एलिमेंट है? तो उसके रहते हुए भी क्या मुझे चार्ज लगा सकते हैं किसी भी एक्यूज्ड को या फिर किसी भी पर्सन को? And ma'am, where do we demarcate the boundaries of benefit of doubt in setting section 161 clause 2 और section 179 of IPC? मतलब किस बाउंड्री तक हम लोग देखेंगे कि क्या डाउट में वो राइट टू बी उसको साइलेंट है और कौन से क्वेश्चन में उसको राइट टू साइलेंट नहीं है, उसको बाउंड है वो जवाब देने के लिए? क्योंकि 179 उसके ऊपर चार्ज भी लग सकता है मैम, अगर वो झूठ बोलते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस को जो कि उसका सेल्फ इंक्रिमिनेटरी नहीं है तो भी अगर वो छुपा रहा है सिर्फ ऐसी मतलब पुलिस को बहलाने के लिए, तो वो ऐसा भी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए इसकी बाउंड्रीज को एक सेट करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर सोचा कि क्या ऐसी बाउंड्रीज हो सकती हैं करके। मैम, इसमें एक और बात आई कंपेल्ड टेस्टिमनी की कि नेग्लिजिबल एविडेंस वैल्यू क्या क्या होगा अगर पुलिस उसको ड्यूरिंग इंट्रोगेशन अगर वो जबरदस्ती उससे कुछ बात कर रही है, उसको बोल रही है कि सेल्फ अपने बारे में तुम ये जवाब दो या तुमने ये कबूल करो करके, तो क्या वो ऐसा करके भी अगर कुछ अच्छा चीज निकाल ले रही है तो क्या वो कर सकती है, नहीं कर सकती, उसका क्या वैल्यू होगा? इसके बारे में मैम ये इसमें आया कंक्लूजन कि वो ऐसा एज इंट्रोगेशन वो बात निकलवा सकते हैं, बट अगर वो उसको सेफगार्ड अगर प्रोवाइड करते हैं वो एक्यूज्ड को या किसी पर्सन को कि भाई आपके पास वो उसको नॉलेज देते हैं, उसको बताते हैं कि आपके पास आप एक एडवोकेट अपॉइंट कर सकते हो या आपको क्या बोलते हैं अपने खिलाफ चार्ज में आप मतलब आप राइट टू बी साइलेंट है आपको, अगर वो ये प्रोसीजर अपनाता है पुलिस, ये सब बोलता है, उसके बाद अगर वो कन्फेस करता है तभी उसका कन्फेशन का वैल्यू रहेगा।
161(2) में, ये 179 में, अदरवाइज नहीं रहेगा मैम। तो ये सब बातें मैम ऐसी हम ये कंक्लूडिंग है। वेरी गुड सत्य प्रकाश, आपने बहुत अच्छे से समझाया। क्विकली मैं थोड़ा सा इसमें एलैबोरेट करूंगी कि इसमें ऐसा क्या हुआ था। इस केस में नंदिनी सतपथी इज बेसिकली वाज अ चीफ मिनिस्टर ओडिशा एंड अ वन टाइम मिनिस्टर एट द नेशनल लेवल. She was directed to appear before the Vigilance Commission in a Prevention of Corruption Act wala case. Basically, she had assets disproportionate to her sources of income, and therefore she was asked to appear. So she and her sons were asked to appear. So इस question में, इस case में क्या major question issue of law आया? Thus, whether she has a right to remain silent during investigation with respect to any answer that may have a tendency to expose her to criminal charge. ठीक है, that may be self incriminating. तो उसके बाद हमने इसकी रीजनिंग कैसे शुरू की। तो सबसे पहले आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन. व्हाट डज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से सत्य प्रकाश? कैन यू रीड इट आउट? यस मैम। I'm compelled to be a witness against himself. No person shall be compelled to be a witness against herself or himself. ठीक है। सो ये जो सो इस केस में, नंदिनी सतपथी केस में ये कहा कि that fundamental right not only starts at the stage of trial, it goes back to the stage of investigation also. So during investigation to the police, if you have to give any statement, you have a right to be you have a right against self incrimination, because Article 20 clause 3 right comes back, starts from the very time when the investigation starts. You don't have to wait for the trial to start for this right to materialize. This right starts during investigation also. That is one thing. And then they said compelled testimony आपका वो नहीं होता है कि आपके पास physical violence हो रही है. Even some kind of mental torture can give an effect of compelled testimony. So all of that is prohibited under section 20 clause 3, which protects your right against self incrimination. ठीक है। सो द पर्सन, एंड इसमें दे गिव रेफरेंस टू ना यूएस में ना बहुत फेमस मिरांडा राइट्स कहते हैं. व्हाट इज बेसिकली मिरांडा राइट्स केम फ्रॉम अ मिरांडा केस. केस टाइटल में मिरांडा था, उसके बाद दैट मिरांडा केस केम टू बी फेमसली नोन एज द मिरांडा राइट्स. मिरांडा राइट्स में है दैट यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट. तो अगर आपका मतलब कि सो दैट दे एक्सटेंड द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड टू कस्टोडियल इंटेरोगेशन ऑल्सो. सो यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट इवन ड्यूरिंग दैट टाइम. This is famously called the Miranda rights in the US. And वो चीज आपने इंडियन लॉ में भी आप लेकर आए, that even during investigation you have a right to remain silent. And then as very rightly as Satya Prakash pointed out कि article 22 of the article section, आपको article 22 में भी you also have a right to consult a legal practitioner. तो वो चीज आपको उस टाइम पर भी है, right? तो वो उससे आपका further cement होता है that if you can consult a lawyer, that means you also have a right against self incrimination, because a lawyer can tell you कि आपको क्या चीज बोलनी चाहिए, क्या चीज नहीं बोलनी चाहिए, and where you should exercise your right to remain silent. So therefore your right against self incrimination is, which is present even during the interrogation stage, वो fortify हो रहा है. So your right against self incrimination begins even during the time of investigation. तो आप even during investigation the police cannot compel you to give any testimony which by which you will incriminate yourself only. तो वो चीज है. एंड कंपेल्ड टेस्टिमनी इज नॉट ओनली फिजिकल वायलेंस, बट आपको मेंटल साइकिक टॉर्चर भी हो रहा है, वो भी कंपेल्ड टेस्टिमनी होगी. सो देयरफॉर दे हैव नाउ इनकॉर्पोरेटेड मिरांडा राइट्स इनटू आवर लॉ by telling us that you have a right to remain silent. You can refuse to answer any question which has a tendency to incriminate you. And that is why they said Article 161 Clause 2 and 20 Clause 3 are substantially the same, and it's a parliamentary gloss on the constitutional clause. ठीक है? मैडम Any doubts? Any questions? डाउट है मैम एक. हाँ, सत्य प्रकाश, you will answer this doubt. क्वेश्चन ये है कि मतलब नंदिनी जी को जो क्वेश्चन दिया गया विजिलेंस के द्वारा, बहुत सारे क्वेश्चन, तो क्या उसका जवाब उनको देना, मतलब आफ्टर द ये सारा मिरांडा वार्निंग और ये सब के बाद क्या देना पड़ सकता है, या किसी को भी देना पड़ सकता है, या नहीं भी दे तो उस पर सेक्शन 179 आईपीसी का लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, वो कोई कंपेल नहीं है कि वो दें या ना दें, है ना. लेकिन वो ऐसे ही चार्ज के लिए मना कर सकती हैं जो डायरेक्ट उनको चार्ज हो रहा है, मतलब डायरेक्ट उनके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम्ड हो जा रहा है या कुछ ऐसी
सर्कमस्टेंशियल बन जाते हैं उसके जवाब देने से, तभी वो मना कर सकते हैं। अगर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जो कि डायरेक्ट उनको चार्ज नहीं हो रहा है और सिर्फ इंक्वायरी के लिए है, इंट्रोगेशन के लिए कि आप वहां गए थे नहीं गए थे, आप उस समय वहां थे नहीं थे, तो उनको लिए उनको देना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन का आंसर देना अभी अभी के हिसाब से, मतलब उसके जजमेंट के बाद से अब क्या जो क्वेश्चंस भेजेगा विजिलेंस या कोई भी, तो जो भी एक्यूज्ड है तो उसको देना पड़ सकता है ना? नहीं, मना कर सकता हो। अगर उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहीं से हो रहा है, उसको लग रहा है, तो बिल्कुल मना कर सकता है पूरा। तो जिस क्वेश्चन मगर पे ऐसा भी नहीं है, हाँ, मगर ऐसा भी नहीं कि वो सारे क्वेश्चंस को मना करते जाए, है ना, लाइन से, सर मैं कोई सा नहीं दूंगा, सब मेरे खिलाफ हो जा रहा है करके, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसका कोई टेस्ट होगा ना कि आखिर कौन सा हम अपने हिसाब से मान रहे हैं कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऐसे एज ए एक्यूज तो बचने के लिए, या एज ए प्रैक्टिशनर हम लोग तो बचाने के लिए सब बोलेंगे सब सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है, हम क्यों दें जवाब? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। इसके लिए भी एक है कुछ जजमेंट या नहीं, कुछ फ्रेज हैं, कुछ आर्टिकल हैं उसके लिए भी, जिसमें समझाया गया है। देखता हूँ एक बार, शायद मेरे को मिल जाए तो। ठीक है, ओके मैम आप ही बता दीजिए एक बार, शायद मुझे मिल नहीं रहा है इसके लिए कि कुछ क्वेश्चंस देने पड़ते हैं जो। See, you have a right to remain silent during police interrogation and custodial interrogation. You have a right to remain silent. और section 161 clearly uses the language कि अगर आप, even if it has a tendency to expose you to criminal charge, तो basically आप खुद decide कर रहे हैं कि देखो अगर आपका tendency भी हो रहा है कि it may have an implied effect also, even though it's not expressed, even then you can refuse to answer any question because आपका 20 clause 3 वाला right is paramount. It is your fundamental right. So आपका मतलब कि the right of police to investigate is subservient to your right against self-incrimination, and even a question which has tendency, even that question you can refuse to answer. तो आप in a way आप खुद भी decide कर रहे हो कि हाँ मुझे ये question नहीं answer करना. You basically have a right to remain silent. You exercise your Miranda rights not only during trial, but you also exercise your Miranda rights during the stage of investigation. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि आखिर टेस्ट क्या होगा कि अगर मेरे पास 10 क्वेश्चन भेजता है पुलिस, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि इसमें से 5 क्वेश्चन इनक्रिमिनेटिंग है? मैं तो बोलूंगा कि 10 का 10 इनक्रिमिनेटिंग है, क्योंकि वो पॉइंट तो वहीं से कनेक्ट कर देगा ना, रिलेवेंट कर देगा यहाँ से वो। तो ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूँ 10 का 10 ये है, या उसके लिए कुछ ऐसा है मतलब प्रिवेंशन? वैसे तो लैंग्वेज तो यही कह रही है सेक्शन 161 की कि अगर आपका टेंडेंसी भी हो रहा है तो आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि हाँ ये अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करती हूँ, एक टेंडेंसी है कि बहुत चाहे दूर फार फेच टेंडेंसी भी हो, फिर भी इफ आई फील देयर इज अ टेंडेंसी आई कैन रिफ्यूज टू आंसर दैट क्वेश्चन, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन हमें दी गई है नंदिनी सतपथी केस में उसके लिए वी कैन रिफ्यूज। पर अगर हो सकता है हम थोड़ा और केस लॉ रिसर्च करके देखते हैं, लेट्स सी कि अगर हमें कुछ ऐसा कोई टेस्ट मिलता है, सो इफ देयर इज अ टेस्ट देन इट इज केस लॉ डेवलप। तो एक बार लेट्स डू दैट, लेट्स डिस्कस दिस इन टुमारोज क्लास, ठीक है? Okay. Any other question, guys? मैम वो 161 मैम एक बार वो 161 को आपने एफआईआर से कैसे कनेक्ट किया था वो बता दीजिए। अब जो 154 वाली स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज आल्सो गिवन टू द पुलिस। अब 161 वाली स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज आल्सो गिवन टू द पुलिस। पर दोनों की हमने देखा कि एविडेंशियली वैल्यू बहुत डिफरेंट है। वेराज सेक्शन 154 का कितने सारे पर्पसेस हैं जिस तरीके से वो यूज हो सकती है, सेक्शन 162 इज ओनली लिमिटेड इन द फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग, राइट? तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? Why? Because section 161 statement to the police is given during investigation to the police, whereas section 154 statement to the police is the first information, right? तब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई होती है, so therefore it's the first information, and our law provides that वो वाली जो first information होती है, that statement can be used in several ways. उसकी evidentiary value बहुत ज्यादा है, whereas any statement to the police thereafter which is made during the course of investigation, उसकी यूसेज बहुत लिमिटेड है। जैसे सेक्शन 154 स्टेटमेंट को तो आप साइन भी करवाते हो, सेक्शन 161 स्टेटमेंट को आप साइन नहीं करवा सकते हो, इट्स प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 162. So the only correlation is that both the statements are given to the police, however the evidentiary value and the whether you can get it signed by the person giving it, वो सब डिफरेंट होता है, ठीक है? Ma'am, I am audible. Hello. Yeah. Ma'am, I think right against self-incrimination arises when incriminating a statement is made out of compulsion.
मैम मेरे कहने का मतलब ये है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऐसे तो कभी यूज नहीं कर सकते ना कि मैं सारा आंसर नहीं करूंगा, बट अगर कोई कंपल्शन मेड हो रही है, जैसा कि केस एक था सेल्वी वर्सेस स्टेट 2010 का, इसमें ये बोला गया था कि आप तब यूज कर सकते हो जब कोई कंपल्शन हो। तो ऐसे तो नहीं यूज कर सकते कि कभी भी कोई भी जो क्वेश्चन है मैं उसको बोल दूं कि नो इट्स मैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन यूज कर रहा हूँ। नहीं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन में देखो वन वे इज कि आप अपनी कंपेल्ड टेस्टिमनी भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, कि आप किसी भी चीज में आप कंपेल नहीं हो सकते हो। अगर आप कभी भी एट एनी पॉइंट यू आर गेटिंग कंपेल्ड टू आंसर अ क्वेश्चन, then that is basically that's a self incriminating question, and that is prohibited by our constitution. So this is one aspect of self incrimination. But another aspect is आप compel नहीं भी हो रहे हो, but even then if you answer this question you will expose yourself to a criminal charge. So even though nobody is compelling you, but आप फिर भी उसे आंसर नहीं कर आप you still have a right to exercise, you still can exercise your right to choice, wherein you can say that I will exercise my Miranda right. That is a right to remain silent, which I can exercise even during the stage of police investigation and custodial interrogation. But इसका अब now the question which comes here is कि इसका बैलेंस कहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं? Because right now clearly अगर हम ये दोनों provisions को साथ पढ़े, police right to investigate is becoming subservient to a person's right against self incrimination. ठीक है, तो जब जहाँ ये दोनों conflict होंगे, a person's right against self incrimination will be protected. But the question right now we have at hand is that कहीं ना कहीं तो इसका बैलेंस होगा ना, वरना तो आप हर चीज ही आंसर करने के लिए मना कर दोगे, you know, that way. So Shubham, what is your question? Shubham, your thing was कि compel testimony self incrimination का क्या सिर्फ यही एस्पेक्ट है कि जब आपको compel किया जा रहा है ना सिर्फ वायलेंस से, but also some kind of mental torture, psychic torture, तो सिर्फ तभी क्या आपका राइट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन कम्स इनटू द पिक्चर? नहीं, तभी नहीं, इवन एनी अदर क्वेश्चन व्हिच मे नॉट बी कंपेल्ड, इवन देन योर राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कम्स इनटू द क्वेश्चन. सो दैट्स दैट. मैडम एक रिक्वेस्ट था, ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप में, ये क्या कहते हैं एविडेंशियल वैल्यू ऑफ द एफआईआर पे, तो मैंने लिखा था, तो उसे एक बार आप चेक कर लेती ना, क्या हम लोग को तो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन लिखने का आदत है एग्जाम, तो क्या वो जुडिशियल के हिसाब से सही है या वैसे ही फॉर्मेट रहेगा? मतलब एक बार आप देख लेती. ठीक है, just send it again. I mean I don't know where you. ओके, मैं भेज देता हूं. अच्छा चलो ठीक है, या ओके ठीक है. नाउ हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? हम कन्फेशंस के बारे में पढ़ रहे थे. तो हमने कन्फेशन सेक्शन 164 में क्या पढ़ा था गाइस? मैम समराइज करना है. Just summarize section 164 in your own words. Yes ma'am. Section 164 starts with मैम के ये बोलता है सेक्शन 164 के जो कन्फेशन है वो जरूरी नहीं है मैजिस्ट्रेट अंडर जुरिस्डिक्शन को ही दिया जाए, वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दिया जा सकता है, एक्सेप्ट दोज हु आर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और कोई पुलिस ऑफिसर जिस पर मैजिस्ट्रेट की पावर कॉन्फर की गई हो. मैम इसमें ये भी बोला है कि दैट कन्फेशन में भी ऑडियो वीडियोग्राफ, बट उस कंडीशन में वहां पे उसके एडवोकेट का प्रेजेंस होना जरूरी है. मैम जब कन्फेशन ले रहा होगा मैजिस्ट्रेट तो उसे जरूरी है एक्सप्लेन करना अक्यूज को कि जो आप इंफॉर्मेशन या कन्फेशनरी स्टेटमेंट हमें दे रहे हो वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है, और इंश्योर करना है कि वो विलिंगली दे रहा है ये कन्फेशन या किसी एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, या कोई पुलिस प्रेशर तो नहीं है या कोई भी ऐसा प्रेशर तो नहीं है जिसके कारण वो ये कन्फेशन दे रहा हो. मैम अगर इन केस पुलिस ये जो अक्यूज कन्फेशन दे रहा है वो बोलता है कि वो कन्फेशन अपने विल से नहीं दे रहा है, तो मैम किसी भी केस में मैजिस्ट्रेट शैल प्रोविजन है, मैजिस्ट्रेट किसी भी केस में उस बंदे को वापस पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकती. मैम फिर इसी के सबसेक्शन 4 में ही मैम प्रोसीडियर दिया गया है कि कैसे कैसे कन्फेशन को रिकॉर्ड करना है. जैसे एक मेमोरेंडम प्रिपेयर करना है, उस मेमोरेंडम के फूट पे सर्टेन एक फॉर्मेट में चीज लिखनी है कि
मैंने उसे बोल रखा है कि ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कॉन्फेशन, अगर वो कॉन्फेशन फिर भी देता है तो वो कॉन्फेशन उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, और मेरे बिलीव में ये कॉन्फेशन जो वो दे रहा है वो वॉलेंटरीली दे रहा है, इसलिए मैं ये कॉन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर मैम ये लास्ट में फर्निशिंग कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है एट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एंड फिर उसको अंडरसाइन करना है। मैम सेक्शन 281 इसी सीआरपीसी के सेक्शन 281 के मैनर में भी इसको कॉन्फेशन को कैसे रिकॉर्ड करना है वो दिया गया है। सेक्शन 281 में मैम जस्ट अ सेकेंड, सेक्शन 281 में मैम बोला गया है कि अगर जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है वो अगर कॉन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है तो कॉन्फेशनल की एक समरी फॉर्म में उसको राइट डाउन करके मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को उसको रिकॉर्ड में रखना है। बट यही चीज अगर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर रहा है तो मैम उसको वर्बैटिम में हर एक क्वेश्चन और उसका आंसर वर्बैटिम में लिखना है, जैसे जैसे बोला गया, जैसे जैसे उसका आंसर लिखा गया, और उसको फिर इस तरीके से सो फार पॉसिबल जो अक्यूज का प्रिफर्ड लैंग्वेज है उसी में लिखा जाए, वरना कोर्ट लैंग्वेज है उसमें और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें। फिर ये रिकॉर्ड अक्यूज को दिखाया जाएगा, उसको अगर उसको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, सपोज वो कोर्ट लैंग्वेज में उसको नहीं समझ में आ रही, तो उसको इंटरप्रेट करके बताया जाएगा, और फिर उसको एक लिबर्टी रहेगी कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं, कुछ ऐड करना है या कुछ सब्सट्रैक्ट करना है जो उसे नहीं बोल रहा हो, तो वो सब भी वो कर सकता है। उसके बाद मैम जो मैजिस्ट्रेट है और जो अक्यूज है दोनों उस रिकॉर्ड को साइन करेंगे, एंड उसके बाद फिर वो रिकॉर्ड में आ जाएगा प्रॉपर 164 के अंदर। फिर मैम इसमें प्रोविजंस भी दिए गए हैं, जैसे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वुमेन के अगेंस्ट, उनमें मैम जो इनका इनमें कंपल्सरी है मैजिस्ट्रेट को उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। जैसे ही ऑफेंस कमिट होता है तुरंत उसका जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट जो है मैजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करवाना चाहिए, और फिर अगर वो विक्टिम टेम्पररी या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके लिए एक स्पेशल इंटरप्रेटर की जरूरत लगेगी यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। एंड ऑल्सो इस केस में वो जो उसका स्टेटमेंट होगा वो मैंडेटरी वीडियोग्राफ्ड होना चाहिए। एंड मैम ये सब अगर मैम जिस मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन नहीं था उसने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, तो फाइनली इस सब का रिकॉर्ड बना के उसको मैजिस्ट्रेट अंडर जुरिस्डिक्शन को भेज देना है। तो मैम समरीली ये पूरा था 164। वेरी गुड। just one more thing, जैसे हमने 164 में we are basically talking about both confessional statements and non-confessional statements. Both these statements have to be made to a judicial magistrate whether or not such judicial magistrate has jurisdiction. ये शुरू में दिया गया है। फिर 234 वाले clauses talk about confessional statements. तो अगर कोई अपना confession JM को रिकॉर्ड करवाना चाहता है तो आपको एक तरीका दिया गया है। सबसे पहले JM को एक वार्निंग देनी पड़ती है that you are not bound to give such a confession. Then the JM has to be sure कि it is voluntarily made. अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं भी उसको फोर्स किया गया है या कहीं ना कहीं भी there is you see an element of involuntariness, फिर आप वो confession नहीं रिकॉर्ड करोगे, and if such person is in police custody you will remove such person from the police custody. पर अगर if you think it's voluntarily and if you've given a warning to the accused, फिर आप उसको एक रिकॉर्ड कर लोगे और एक उसका मेमोरेंडम बना दोगे जो कि आप और अक्यूज दोनों साइन कर लोगे। देन एज प्रशांत वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, आपको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो 281 में लिखा गया है। 281 में एक वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जब अक्यूज का कन्फेशन जब रिकॉर्ड होगा देन इट विल बी रेड ओवर टू द अक्यूज एंड अक्यूज इज एट अ लिबर्टी टू एक्सप्लेन और ऐड टू हिज आंसर्स। ठीक है, सो दिस इज एंड तो वो चीज करके and उसके बाद we talk about non-confessional statements. Basically these are statements given to the magistrate but they're not confessional in nature. Say a woman who's a victim of a sexual offense will also give a statement to the magistrate. A woman who's physically and
mentally handicapped and is a victim of a sexual offense, her statement to the magistrate under section 164 will also be used in lieu of her examination in chief, right? तो ये मोटा मोटा this is 164. And then when we end, the last clause of section 164 is कि अगर if this 164 either confessional or non-confessional statement is recorded by the magistrate who does not have jurisdiction, then such magistrate will send this record to the magistrate who has the jurisdiction. So now the logical question which arises here is, अब suppose दिल्ली के magistrate ने record की, पर ये statement जानी है गुड़गांव के magistrate को, ठीक है? तो अब गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट के पास ये स्टेटमेंट आ गई, सो ये रिकॉर्ड आ गया, सो विल द गुड़गांव का मैजिस्ट्रेट प्रिज्यूम दैट रिकॉर्ड टू बी ट्रू? विल यू प्रिज्यूम दैट रिकॉर्ड टू बी ट्रू? क्योंकि वो आपने खुद ने नहीं रिकॉर्ड किया, वो किसी और ने रिकॉर्ड किया है. ओके, यस मैडम. हाँ, यस यस. Tabish, quickly read out section 80 of the Evidence Act, quickly. Section 80. Presumption as to the documents produced as record of evidence. Whenever any document is produced before any court purporting to be a record of memorandum of the evidence or of any part of the evidence given to a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence or to be a statement of or confession by any prisoner or accused person taken in accordance with the law and purporting to be signed by any judge or magistrate or by any such officer as aforesaid, the court shall presume that the document is genuine, that any statement as to the circumstances under which it was taken purporting to be made by the person signing it are true, and such evidence, statement or confession was duly taken. वेरी गुड. तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जो आपकी सेक्शन 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है और जो आप रिकॉर्ड आप मैजिस्ट्रेट को भेज रहे हो, द मैजिस्ट्रेट हु हैज जुरिसडिक्शन, तो दैट मैजिस्ट्रेट बिकॉज ऑफ सेक्शन 80 ऑफ द एविडेंस एक्ट विल प्रिज्यूम सच रिकॉर्ड टू बी ट्रू. क्यों? क्योंकि सेक्शन 80 में बात लिखी गई है कि जब भी कोई विटनेस अपना कोई एविडेंस देता है और उसका एक रिकॉर्ड बनता है और जब वो रिकॉर्ड किसी दूसरे जज के पास जाता है, देन दैट जज मस्ट प्रिज्यूम shall presume that record to be true. तो अगर गुड़गांव मैजिस्ट्रेट के पास ऐसे कोई रिकॉर्ड आया है, then the गुड़गांव मैजिस्ट्रेट shall presume this record to be true. Now although you may think कि ये तो लॉजिकली था ना, कि ऑफ कोर्स अगर एक JMIC ने रिकॉर्ड किए दूसरे JMIC को भेज रहा है, लॉजिकली आप उसको सही ही मानोगे, पर ये कहाँ पर लिखा गया है आप उसको सही मानोगे? ये 80 एविडेंस एक्ट में लिखा गया है. तो जब आप अपना सेक्शन 164 का मेंस का आंसर लिख रहे होगे, सेक्शन 164 इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, तो जब आप वो आंसर लिख रहे होगे तो आप इस तरीके से जब आप क्रॉस रेफरेंस करोगे यू विल ऑलवेज गेट एडिशनल पॉइंट्स, ठीक है? तो ये एक सेक्शन 80 था. और दूसरी चीज है, हमने सेक्शन 164 में बहुत डिटेल प्रोसीजर पढ़ा. हमने पढ़ा कि अगर आपको रिकॉर्ड करना है कन्फेशन तो ऐसे आपको वार्निंग देनी पड़ेगी, इस तरीके से आप मेमोरेंडम बनाओगे, 281 वाला प्रोसीजर फॉलो करोगे. नाउ द क्वेश्चन इज कि कई बार रिकॉर्ड करते करते कोई गलती होगी, ठीक है? अब रिकॉर्ड करते करते गलती होगी, सो विल दिस विशिएट द कन्फेशन, यानी कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी क्या? कि इज दैट इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर will cause it to be vitiated? What do you think? Curable defect होगा मैडम. हाँ जी, curable होगा, मतलब उसे क्योर का क्या है? Curable defect होगा. अच्छा ठीक है, curable होगा तो किस तरीके से होगा? कहाँ पे लिखा है कि curable होगा? Okay, read out section 463 of the criminal procedure code. What does 463 of the criminal procedure code says? Simran, will you read out 463? Sure, ma'am. Section 463. Non-compliance with provisions of Section 164 or Section 281. If any code before which a confession or other statement of an accused person recorded or purporting to be recorded under Section 164 or Section 281 is tendered or has been received in evidence finds that any of the provisions of either of such sections have not been complied with by the magistrate recording the statement, it may, notwithstanding anything contained in Section 91 of the Indian Evidence Act, take evidence in regard to such non-compliance and may, if satisfied that such non-compliance has not injured the accused in his defense on the merits and that he duly made the statement recorded, admit such statement. The provisions of this section apply to courts of appeal, reference and revision.
तो बेसिकली अगर सेक्शन 164 का आपने प्रोसीजर नहीं भी फॉलो किया है, देन आपका क्यूरेबल डिफेक्ट इन दोनों सिचुएशन में बन सकता है. पहला है कि नॉन कंप्लायंस हैज नॉट इंजर्ड द अक्यूज्ड इन हर और हिज डिफेंस, एंड सेकेंडली ए हैज मेड दिस स्टेटमेंट ड्यूली रिकॉर्डेड. सेक्शन 164 में ही ये दोनों पॉइंट्स लिखे गए हैं कि नॉन कंप्लायंस हैज नॉट इंजर्ड द अक्यूज्ड इन हिज डिफेंस, मतलब कि आपका फेयर ट्रायल या कुछ भी उससे जेपडाइज नहीं हुआ है. नॉन कंप्लायंस इतना ज्यादा डिग्री का नहीं है कि इट हैज इंजर्ड द अक्यूज्ड इन हर डिफेंस. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. एंड दूसरा, अक्यूज्ड हैज एक्चुअली मेड द स्टेटमेंट ड्यूली रिकॉर्डेड. तो अगर वो स्टेटमेंट अक्यूज ने लिखी थी तो कोई प्रोसीजर उसको रिकॉर्ड करने में will then not vitiate the entire confessional statement. So therefore it becomes a curable defect under section 463. और जो section 91 वाला part है, let's start with that part in the next class. Any questions from today's class? Okay. So tomorrow's class, we will, Prashant, you will discuss the Sakeri Vasu case. We will discuss this question that we've had in Nandini Satpathy case. We will complete our confessions topic and we will start with the next provision. 170, 171 से हम we'll try and start with those provisions. अभी हम यही वाला chapter करें, 156 to 176, that is powers of the police to investigate. ठीक है? So we'll basically cover that much in tomorrow's class. Ma'am, tomorrow we have to give brief on Lalita Kumari case. Okay. Acha, Shubham, you were doing Lalita. Yeah, you have a case brief on Prashant. Your presentation is next week. Shubham, you have to present on Lalita Kumari. Okay, ma'am. Thank you. Okay, great. All right, guys. See you tomorrow. Bye bye. Thank you, ma'am. See you, ma'am. Have a good day. You too. Thank you.